नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर अपने आंकड़ों के साथ, अपनी विशेष राय के साथ मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार और कमेंटेटर मनोज जोशी। मनोज, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नजर अब तक की खास खबरों पर। T20 विश्व कप में क्वालिफाइंग मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे और आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को हराया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभ्यास मैच बारिश के कारण रद्द। साजन बहनवाल इतिहास रचते हुए 23 वर्ष से कम उम्र की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन अगले दौर में, साइना नेहवाल हारकर बाहर। और अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में सबसे पहले बात विश्व कप क्रिकेट यानी T20 क्रिकेट विश्व कप की। ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप में ग्रुप बी के क्वालिफाइंग मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 31 रन से हरा दिया है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीता, 154 रन का लक्ष्य दिया। जॉनसन चार्ल्स ने 45, रॉवमैन पॉवेल ने 28 और अकील हुसैन ने वेस्टइंडीज के लिए 23 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। वही ब्लेसिंग मोजारबानी को 2 और सीन विलियम्स को 1-1 विकेट हासिल हुआ, लेकिन जिम्बाब्वे 18 ओवर और 2 गेंदों में केवल 122 रन ही बना सकी। वहीं ग्रुप बी के दूसरे मुकाबले में आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 5 विकेट पर 176 रन बनाए, लेकिन आयरलैंड ने 6 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। आयरलैंड ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 180 रन बनाए। मनोज, जो क्वालिफाइंग मुकाबले अब लगभग अपने अंतिम चरणों में है, समाप्त होने वाले हैं, मुख्य मुकाबले शुरू होने वाले हैं। और मुख्य मुकाबलों के शुरू होने से पहले अगर आज के क्वालिफाइंग मुकाबलों पर नजर डालें तो वेस्टइंडीज को पहली जीत दर्ज हुई है, जबकि इन मुकाबलों से पहले वेस्टइंडीज को प्रबल दावेदार माना जा रहा था। अगर हम वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ियों की बात करें, हम नहीं कहते, वेस्टइंडीज के अपने खिलाड़ी कहते हैं कि भाई ये तो प्रबल दावेदार थे, लेकिन वो आज अपनी पहली जीत दर्ज कर पाए हैं। श्रीलंका उलटफेर का शिकार हुई है, लगातार एशियन चैंपियन है। व्हाट डू यू थिंक? आपको लगता है कि ये जो क्वालिफाइंग करके टीम में आएंगी, क्या ये कोई बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो श्रीलंका ने पहले भारत को हराया, पाकिस्तान को हराया, एशिया कप का खिताब जीता, और उसके बाद उसका हारना बहुत बड़ी चौंकाने वाली घटना थी। उसके बाद कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। मुकाबला जीत लिया, लेकिन अब बारिश का प्रकोप है, हर तरफ बारिश का लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। अब अगर कहीं डकवर्थ लुइस से और इस तरह से अगर कोई भ्रामक रिजल्ट आते हैं तो वो बहुत चिंता का सबब होगा, और कहीं श्रीलंका को उसका लाभ मिल जाता है तो बिल्कुल ग्रुप ऑफ डेथ में है हम लोग, क्योंकि भारत के ही पूल में आने वाली है श्रीलंका, अगर वो अगला मुकाबला जीत जाती है या किसी भी तरीके से फ्रंट बट से पहुंच जाती है। तो वेस्टइंडीज की आपने बात की, वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया। अपेक्षित था ये रिजल्ट, क्योंकि वेस्टइंडीज जो है पूर्व चैंपियन भी रही है, हालांकि हालिया प्रदर्शन उसका बहुत अच्छा नहीं रहा है, उत्साहवर्धक नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में पॉवेल, जॉनस्टन, ये सब खिलाड़ी जो है एक लय में आने का उन्हें अच्छा अवसर मिला है। और वेस्टइंडीज अगर पहुंचती है तो हर कोई चाहता है वेस्टइंडीज को खेलते हुए देखना। पावर हिटर उनके पास बहुत है, चौके छक्के लगते हैं, तो अगर वो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले तो उसका मजा कुछ चौगना हो जाता है। मनोज, इस फर्राटा क्रिकेट के अंदर जो नामी गिरामी टीम है, अगर हम भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान की बात करें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की बात करें, ये टीमें तो हैं। नई टीमें जो इस बार निकल कर आ रही हैं, हम नामीबिया की बात करते हैं, हम स्कॉटलैंड की बात करते हैं, हम आयरलैंड की बात करते हैं। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इन्होंने अब तक किया है। ये जो टीमें हैं, मेरा मेन कंसर्न ये है, क्या ये टीमें अगर ग्रुप में आएंगी तो किन किन टीमों को इनके साथ चुनौती आ सकती है? देखिए, जो क्वालिफाई करके जिस ग्रुप में आएंगी उनके लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। अब या तो नामीबिया आए या श्रीलंका आए, तो दोनों भारत के पूल में ही आने वाली हैं। ग्रुप ऑफ डेथ बनने वाला है ये। और जब से साउथ अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी जो है नामीबिया की तरफ से खेलने लगे हैं और जो रास्ते खुले हैं उनके, उससे कंपटीशन और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और नामीबिया आने वाले समय में एक बहुत अच्छी टीम के तौर पर उभर कर सामने आने वाली है। तो अब नामीबिया हो, श्रीलंका हो, इस पूल से लेकिन मैं यही चाहूंगा कि नामीबिया पहुंचे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव श्रीलंका का हमेशा रहता है। बेशक श्रीलंका उखड़ जाए पूरी तरह से उनके बल्लेबाज, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में यह जरूर रहता है कि अभी हम हाल ही में श्रीलंका ने हमें हराया है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि नामीबिया पहुंचे
और कम से कम भारत के लिए मुश्किलें खड़ी ना हो, क्योंकि यहां गलती की गुंजाइश नहीं है। पिछले T20 वर्ल्ड कप का उदाहरण हमारे सामने है। सिर्फ 2 मैच हम हारे थे, बाकी हम चैंपियन की तरह खेले, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए। तो यहीं कोई अगर ऐसी टीम भी कोई झटका दे देती है तो वो आपके रास्ते को पूरी तरह से रोक देगी, क्योंकि यहां पाकिस्तान से भी खेलना है और हमें कुल मिलाकर हमारा जो ग्रुप है बहुत मुश्किल है। अब भविष्य की बात है, लेकिन क्या जब आईपीएल की नीलामी होगी, क्रिकेटर्स खरीदे जाएंगे, तो क्या इस समय नामीबिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इनके खिलाड़ियों को हम देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे जी। और मैं तो कहूंगा कि नामीबिया ने तो पिछली बार भी, जब 2021 का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था, उससे पहले उसने आयरलैंड को हराकर एक धमाका किया था। इस बार उसने श्रीलंका को हराकर धमाका किया है। तो स्कॉटलैंड भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो मुझे तो लगता है कि यहां से एक 2 खिलाड़ी जरूर उभर कर सामने आएंगे, और वो ऐसे खिलाड़ी होंगे जो किसी भी टीम में जगह बनाने की स्थिति में होंगे। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जिम्बाब्वे एक शुरू से कमजोर टीम आती जाती रही है, लेकिन उनकी टीम में एक खिलाड़ी हुआ करते थे, एंडी फ्लॉर। वो ऐसे खिलाड़ी थे जो बाद में इंग्लैंड के कोच भी बने, जो किसी भी टीम में जगह बनाने की स्थिति में थे। कोई भी टीम उनको हंसकर अपनी टीम में शामिल करना चाहती। तो इस तरह के खिलाड़ी अब आयरलैंड में भी आ गए हैं, जिस पर विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे हैं। नामीबिया में भी बहुत बैलेंस टीम बन रही है, अच्छे ऑलराउंडर हैं उस टीम में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आईपीएल ही नहीं, बिग बैश लीग हो या तमाम जो लीग हैं दुनिया भर में खेली जा रही हैं, इन खिलाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी। हालांकि मनोज, आज जो अभ्यास मैच हुए उन पर बारिश का प्रकोप रहा, और ऐसा खबरें आ रही हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला है उसमें भी बारिश का प्रकोप रहने की संभावना है। कहीं उम्मीद से हटकर मैच नहीं हो पाया तो बहुत दुखों का। बहरहाल उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं कि भारत की बल्लेबाजी की और भारत की गेंदबाजी की। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, अगर हम रोहित शर्मा को छोड़ दें। रोहित शर्मा की कप्तानी पे यहां एक डाउट आता है कि मोहम्मद शमी को आप आखिरी ओवर में गेंद थमाते हैं, आखिरी ओवर में वो 3 विकेट चटकाते हैं, भारत जीत जाता है। क्या अभी तक भारतीय टीम 19वें और 20वें ओवर के खौफ से उभर नहीं पाई है? आप इतना अच्छा स्कोर करके भी आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, टीम प्रबंधन का पूरा दोष है। मैं तो कहूंगा मोहम्मद शमी बहुत पहले होने चाहिए थे। पिछले वर्ल्ड कप के बाद से लेकर उन्हें खिलाया ही नहीं गया। आज आर अश्विन टीम के अंदर हैं, वो बहुत ही गिने चुने T20 मैच खेले हैं, और जो अब टीम में नहीं है, आवेश खान सहित कई खिलाड़ी, वो 13, 14, 15 मैच तकरीबन खेल चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में गड़बड़ी थी, और हमें शमी की शरण लेनी पड़ी। हमें ये पता था कि ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और वहां स्विंग कंडीशन से ज्यादा सीम कंडीशन ज्यादा यूजफुल रहती है, उपयोगी रहती है। और हमारे पास सीम का इस्तेमाल करने वाला, और कलाइयों के सहारे जिस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, पटक कर जो गेंद फेंकी जाती है, उसमें शमी से बेहतर कोई खिलाड़ी भारतीय टीम में नहीं है। तो मुझे लगता है यहां प्लानिंग की गड़बड़ी थी। रही बात इस मैच की आपने की, ये एक वार्म अप मैच था, उनको तो प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं दी गई थी इस मैच में। वो भी बड़ा चौंकाने वाला फैसला था। लेकिन हमने देखा अक्षर पटेल को बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन उनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई, अश्विन से गेंदबाजी कराई गई, चहल से गेंदबाजी कराई गई। तो ये इसमें जो है कुछ एक नियमों को आप दरकिनार कर देते हैं, और जो प्लेइंग 11 के सदस्य नहीं भी होते वार्म अप मैच में, उनको भी गेंदबाजी के लिए बुलाया जा सकता है। वार्म अप मैच में रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। निचले कदम के बल्लेबाज से उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, और लगातार खबरें आ रही हैं कि सलामी बल्लेबाज कौन होगा रोहित शर्मा के साथ। इन अटकलों के साथ क्या बाकी के खिलाड़ियों के मनोबल पे असर नहीं पड़ेगा? केएल राहुल लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में, फिर खबरें आती हैं कि भाई पंत को उतारा जाएगा, केएल राहुल को दूसरे नंबर पे लाया जाएगा, सूर्य कुमार चौथे नंबर पे आ जाएंगे। इस तरह की अगर खबरें निकल कर आती हैं तो मनोबल गिर सकता है, और अब वक्त बहुत कम है। बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि वक्त बहुत कम है, लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि हमारा प्लान बी जो है ऋषभ पंत को ओपन कराने का, वो तभी मुमकिन है जब हम दिनेश कार्तिक को बाहर बिठाएं। लेकिन उनका अपराध क्या है, उनका क्या दोष है कि हम उनको किस आधार पर बाहर बिठाएं? तो मैं तो समझता हूं कि जो हमारा बल्लेबाजी का क्रम चल रहा है उसी क्रम पर हमें बरकरार रखना चाहिए। अभी प्रयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, गेंदबाजी में जरूर हमें कई विकल्पों पर देखना होगा। अभी हम तय नहीं कर पाए हैं कि हमारे 3 स्पिनरों में अगर एक स्पिनर कोई खेलता है तो फ्रंट लाइन स्पिनर कौन होगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया के पिचेस की बात करें तो स्पिनर्स ज्यादा चमक रहे हैं बजाय कि सीम गेंदबाजों। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान तो अपने दोनों स्पिनर्स उतार रहा है, बल्लेबाजी की उनमें क्षमता है। बल्लेबाजी अब पिंच हिटर के तौर पर अश्विन भी करना सीख गए हैं।
मनोज, यहाँ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। भारतीय क्रिकेट जो है वो लगातार उनका जो बेस क्रिकेट है, हमारा जो बेस क्रिकेट की बात करें, स्पिनर्स पर हम ज्यादा हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं। हम चाहे भारतीय तिकड़ी की पुरानी की बात कर लें, हम वेदी प्रसन्ना इनकी बात कर लें, या अश्विन की बात कर लें, या कुंबले की बात कर लें, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे क्यों हम स्पिन अपने तेज गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जबकि हमारे पास विशेषकर बहुत अच्छे स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं? देखिए, यहां पर दो तरह की विचारधाराएं हैं, दो तरह के थॉट्स हैं। कपिल देव अक्सर कहा करते हैं कि हमें अपनी क्षमताओं के अनुकूल खेलना चाहिए, जैसा कि आपने कहा, और एक थ्योरी ये है कि जैसी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए। अब दोनों कंडीशंस में अब टीम मैनेजमेंट किसको ज्यादा तवज्जो देगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि हार्दिक पांड्या एक पांचवें बॉलर की कमी पूरी करेंगे, और अगर आपको पंत को भी खिलाना है और दिनेश कार्तिक को भी खिलाना है तो आपको गेंदबाजी से बहुत समझौते करने पड़ सकते हैं। T20 के रोमांचक मैच बस अब शुरू होने वाले हैं। स्पोर्ट्स स्कैन की लगातार उसमें नजर बनी रहेगी। हमारे विशेषज्ञ जो हैं लगातार आपसे बात करेंगे और आंकड़ों के साथ स्पोर्ट्स स्कैन में जुड़े रहेंगे। आईसीसी ने 2020 क्रिकेट में कई बदलाव किए हैं जो 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं, लेकिन 5 नियम ऐसे हैं जो कि क्रिकेट को और रोमांचक बना सकते हैं। सुनते हैं सिद्धार्थ को। 1 अक्टूबर से क्रिकेट में आईसीसी के नए नियम लागू हो गए हैं, लेकिन ये 5 नियम क्रिकेट को और रोमांचक बना सकते हैं। नंबर 1, अगर गेंदबाज नॉन स्ट्राइकर पर अपनी क्रीज से बाहर बल्लेबाज को रन आउट करता है तो उसे अब अनफेयर प्ले नहीं माना जाता है और उसे रन आउट सेक्शन में ले जाया जाता है। भारत की दीप्ति शर्मा ने पिछले महीने इंग्लैंड के चार्ली डीन को इस तरह से आउट कर दिया था। उस समय इसे मानकडिंग कहा गया था। नंबर 2, जब कोई बल्लेबाज कैच आउट होता है तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक में आएगा, भले ही बल्लेबाज कैच लेने से पहले एक दूसरे को पार हो गए हों। नंबर 3, अब आउट होने के बाद नए बल्लेबाज को टेस्ट और ओडीआई मैचों में 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होना होगा, जबकि T20 में ये समय पहले की तरह 90 सेकंड ही रखा गया है। पहले नए बल्लेबाज को इसके लिए टेस्ट में 3 मिनट का समय लगता था। नंबर 4, गेंदबाज के गेंद फेंकने से ठीक पहले अगर फील्डर जानबूझकर कोई अनुचित हरकत करते हैं तो अंपायर उस गेंद को डेड बॉल देने के अलावा बल्लेबाजी करने वाली टीम को पेनल्टी के रूप में 5 रन दे सकते हैं। नंबर 5, T20 क्रिकेट में धीमी ओवर गति पर जुर्माने का नया प्रावधान लाया गया है। इस नियम के अनुसार गेंदबाजी करने वाली टीम को निश्चित समय के अंदर अपना आखिरी ओवर शुरू करना होता है। अगर तय समय पर कोई टीम अपना आखिरी ओवर नहीं शुरू कर पाती तो उस समय सीमा के बाद जितने भी ओवर होते हैं उनमें एक फील्डर बाउंड्री से हटाकर 30 गज के दायरे के अंदर रखना पड़ता है। फिलहाल ये नियम T20 क्रिकेट में लागू है और अगले साल इसे ओडीआई में भी लाया जाएगा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। आईसीसी की आज जारी ताजा 2020 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि केएल राहुल 13वें, विराट कोहली 15वें और कप्तान रोहित शर्मा 16वें स्थान पर हैं। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान शीर्ष पर हैं, जबकि बाबर आजम तीसरे स्थान पर हैं। गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार 12वें, रविचंद्रन अश्विन 22वें और अक्षर पटेल 23वें स्थान पर हैं। और ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या 6ठे स्थान पर बने हुए, जबकि बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन शीर्ष पर हैं। सूर्य कुमार यादव बेहतरीन बल्लेबाजी, 360 डिग्री के बैट्समैन है, कहीं भी शॉट खेल सकते हैं। खासकर लेग स्टंप की बात करें तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है उन पर भारतीय टीम में, और रैंकिंग में दिख भी रहा है। जी हां, बिल्कुल रैंकिंग में दिख भी रहा है। और रोहित शर्मा ने तो उन्हें एक्स फैक्टर कहा है भारतीय टीम का, और लगातार जो 3 उन्होंने हाफ सेंचुरियां बनाई हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 पारियां, और तीनों हाफ सेंचुरियों से उन्हें अपनी रैंकिंग को सुधारने का अवसर मिला है। रेटिंग पॉइंट्स जो है, अब उनका अंतर जो है रिजवान का और सूर्य कुमार यादव का पहले से काफी कम हो गया है। और जो 61 रन की उन्होंने पारी खेली थी गुवाहाटी में 22 गेंदों पर, उससे बिल्कुल विलक्षण प्रतिभा के खिलाड़ी वो दिखाई देने लगे हैं। आपने लेग स्टंप का जिक्र किया, लेग स्टंप पर जो आती हुई गेंदें जो मिडिल और लेग को करती हैं, पर पिच करती हैं, उन गेंदों को जिस तरह से वो पीछे खेलते हैं और साइड स्क्रीन पर गेंद जाती है, ऐसे विलक्षण उदाहरण आपको आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्रिकेट के बाद बात अब कुश्ती की। साजन भानवाल अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। स्पेन में आयोजित इस चैंपियनशिप में साजन ने 77 किलोग्राम वर्ग के प्लेऑफ में यूक्रेन के दिमित्रो वासेस्की को पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। मनोज, बेहतरीन प्रदर्शन।
जी हाँ, बिल्कुल। और एक ऐसे खेल में ग्रीको रोमन रेसलिंग, जिसका भारत में कोई विशिष्ट पहचान नहीं है, और अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो आज तक भारत को पदक भी हासिल नहीं हुआ, वहां पर साजन भानवाला जाते हैं, लिथुआनिया के रेसलर को हराते हैं पहले ही मुकाबले में 3-0 से, और दूसरे मुकाबले में मोल्डोवा के रेसलर से वो हारते हैं। लेकिन वो तजुर्बा उनके लिए बहुत ही आगे की प्रतियोगिताओं के लिए रणनीति बनाने में बहुत कारगर साबित होता है। और मोल्डोवा का रेसलर क्योंकि फाइनल में पहुंच गया, और नियम यही है कि जो फाइनलिस्ट होता है, फाइनलिस्ट से हारने वाले जितने रेसलर्स होते हैं, उनके बीच में रेपिचेज राउंड होते हैं, और उनको रेपिचेज राउंड में खेलने का मौका मिला। कजाकिस्तान के रेसलर को इन्होंने 9-6 से शिकस्त दी, और फिर वो सीधा पहुंचे कांस्य पदक के मुकाबले के लिए, जहां उनके सामने थे यूक्रेन के रेसलर, और यूक्रेन के रेसलर के साथ जो स्कोर था 10-10 से बराबरी पर था। बड़ा स्कोर इन्होंने बनाया था, और आखिरी स्कोर भी इनका था। उस आधार पर ये विजयी रहे और इनको मिला कांस्य पदक। जी, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? देखिए, भविष्य में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, और अगर आप इनका अतीत देखें, वर्तमान देखें, हमेशा इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। पहले एशियाई चैंपियनशिप जो अंडर 23 की थी, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। अब इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में यही जो कमाल है ये कर दिखाया है। एशियन जूनियर में ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो वर्ल्ड जूनियर में सिल्वर मेडल जीता। तो जो एशिया का स्टैंडर्ड है, उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर ये उतारने में अभी तक कारगर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये खिलाड़ी भविष्य में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। और खासकर ये देखते हुए कि अभी नितेश और विकास, अभी 2 और रेसलर हैं भारत के जो कांस्य पदक की होड़ में बने हुए हैं। तो ईश्वर ने चाहा तो भारत के नाम कुछ और पदक होंगे, और ये विपरीत परिस्थितियों में आए हुए पदक हैं। आज जब मेरी इनसे बात हो रही थी साजन भानवाला से, तो उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा, भी स्पेन से मेरी इनसे थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से वीजा की जो समस्याएं खड़ी की गई, हम बिल्कुल उतारू थे कि बहुत गिनती के हमारे रेसलर्स वहां पहुंचे हैं, 9 रेसलर्स वहां कुल मिलाकर पहुंचे हैं 30 में से। तो हमें उन सब की भरपाई करनी है और अपना 100% देना है, और कहीं भी चूकना नहीं है। यही सब हमें बताया गया था, यही सब हमें हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष ने बताया, वही कोचेज ने हमें बताया, क्योंकि सारे कोचेज को भी जगह नहीं मिल पाई थी, उनको वीजा नहीं मिल पाया था। तो इसकी शिकायत यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से भारतीय कुश्ती संघ ने कर दी है। कुश्ती के बाद अब सीधा आपको लिए चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट में। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में पहुंच गए हैं, लेकिन महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल को हार का सामना करना पड़ा है। अब से कुछ देर बाद एचएस प्रणय पहले दौर का मुकाबला खेलेंगे। सुनते हैं ये रिपोर्ट। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में आज इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिटिंग को 21-16, 21-12 से पराजित किया। आज ही एचएस प्रणॉय का सामना चीन के झाओ जुन पेंग से होगा। वहीं महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल को चीन की यांग यी मन ने 17-21, 21-19, 11-21 से पराजित किया। इससे पहले पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के कांग मिन ह्यूक और सियो सेंग जे को 21-15, 21-19 से पराजित किया। कल पुरुष सिंगल्स में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत ने अपना मुकाबला जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। उनका मुकाबला सिंगापुर के लो केन यू से होगा। महिला डबल्स में ट्रीजा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने अलेक्जेंड्रा बोजे और एमिली मैंगलुंड की डेनमार्क की जोड़ी को 21-15, 21-15 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। अब भारतीय जोड़ी का सामना थाईलैंड की जोंग कोल्फन कितिरथर्फकुल और राविंदा प्रजोनजाई की जोड़ी से होगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज, इस बीच खबर आ रही है कि प्रणय भी अपना मुकाबला जीतकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा साइन है। लक्ष्य सेन ने मुकाबला जीता, प्रणय ने मुकाबला जीता, और उससे पहले किदाम्बी श्रीकांत अपना मुकाबला जीत चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खबर है। और अब लक्ष्य सेन का मुकाबला क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन से होने जा रहा है, लो किन यू से, आज आधी रात को। तो हम उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि वो भी अच्छा प्रदर्शन करें। और लक्ष्य सेन ने क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्ट को हराया है, तो इसलिए उनकी जीत का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। काश साइना नेहवाल नियमित रूप से परिदृश्य में बनी रहती, तो मैं समझता हूं कि वो भी जरूर जीतती, क्योंकि दूसरा मुकाबला, दूसरा जो गेम था, उसमें उन्होंने बराबरी जरूर की थी, दिल जरूर जीता था, लेकिन मुकाबला नहीं जीत पाए। इस बीच एचएस प्रणय का जो स्कोर आ रहा है जीत का, वो है 20-12, 22-20। दूसरे गेम में कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन वो अगले दौर में पहुंच गए हैं, जगह बना ली है। तो अच्छी बात है। मैं कहूंगा कि मलेशिया के खिलाफ भी उन्होंने क्वार्टर फाइनल में थॉमस कप का मुकाबला जीता था, सेमीफाइनल में भी उन्होंने निर्णायक मैच मुकाबला जीता था। तो एक तरह से तारणहार साबित हो रहे हैं भारत के लिए। तो ये एक बहुत
बहुत अच्छा साइन है भारतीय बैडमिंटन के लिए। इस बीच बात फुटबॉल की करें तो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शुक्रवार को पहले मुकाबले में अमेरिका का सामना नाइजीरिया से, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला जर्मनी से होगा। मनोज, वक्त बिल्कुल भी नहीं है, हमसे बात करने के लिए, विशेष राय और आंकड़े हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। T20 विश्व कप के क्वालिफाइंग मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को और आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को हरा दिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।